प्री ऑर्डर बुक और प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में एक मेजर इशू आती है। बोथ कैन गेट कैंसल्ड। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं राजदीप सरदेसाई की नई किताब द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया के एनालिसिस लेकर आऊँगा। किताब 8 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, वो मुझ तक पहुंचने वाली थी, लेकिन अब वो 29 ऑफ नवंबर यानी कि 3 दिनों बाद पहुंचेगी। तो इस एपिसोड में मैं राजदीप सरदेसाई की किताब की एनालिसिस रिव्यू तो नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बाई इलेक्शंस हुए हैं भारत के डिफरेंट प्रदेशों में, मैं उनकी एनालिसिस आप तक लेकर आऊँ। ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे पॉलिटिकली, उसके फॉलोआउट्स होंगे भारत पे रीजनल पॉलिटिक्स में एज वेल एज नेशनल पॉलिटिक्स। और ये जो रिज़ल्ट आया है उसके देखने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सुपरफिशियल एनालिसिस से हट कर के इन रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो वोट हुई है, जो बाई इलेक्शंस में रिजल्ट आए हैं, इट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। ये दर्शाता है कि भारत में जो राजनीति 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद परिवर्तित हुई थी, अब वापस वो सो कॉल्ड नॉर्मेल्सी की तरफ, और वो नॉर्मेल्सी का मतलब है बीजेपी डोमिनेशंस की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47। इससे पहले कि मैं आपको बाई इलेक्शंस की एनालिसिस बताऊं बिहार और यूपी से, क्योंकि ये जो दो स्टेट्स के परिणाम आए हैं वो उम्मीद से बिल्कुल विपरीत आए हैं। इन दोनों प्रदेशों के बाई इलेक्शन के रिजल्ट के एनालिसिस से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है 2017 यूपी असेंबली के ठीक पहले, यानी लेट जनवरी अर्ली फरवरी की। उस समय मैं लखनऊ में पढ़ाई किया करता था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसका नाम था इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर एक महिला जो कि मायावती के जात से आया करती थी, वो टी स्टॉल यानी चाय की दुकान लगाती थी। वो लखनऊ के किसी और लखनऊ शहर के किसी और जगह पे वो चाय की दुकान नहीं चला पाती, अपने जात, अपनी बिरादरी के कारण। चूँकि हमारा जो यूनिवर्सिटी था उसमें जो कास्ट और रिलीजियस फीलिंग वो एसेंचुएटेड, यानी कि वो बहुत शार्प नहीं थे, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था किसी भी जगह पे चाय पीने को या ब्रेकफास्ट करने को। असेंबली इलेक्शंस के ठीक पहले मैं इनकी दुकान पे सुबह बैठकर चाय पी रहा था और मैं उनसे बातें कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप किसे सपोर्ट करती हैं? तो उस महिला ने बिना पलक झपकाए मुझसे कहा कि वो मायावती की पार्टी और मायावती की सपोर्टर्स बहुत समय से रही हैं, जब से उन्हें याद था वो मायावती को ही सपोर्ट करते आई हैं। मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है कि उनका वोट हमेशा मायावती को ही जाता ही रहा है, उनके सपोर्ट के पीछे का क्या रीज़निंग क्या है? तो उन्होंने कहा जो कि मेजर रीज़न है कि वो, उनका परिवार या उनकी जो बिरादरी है वो मायावती के पीछे हमेशा से खड़ी रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि मायावती ने उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान दिया है, जिसके कारण वो आज लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के बाहर चाय की दुकान लगा पा रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ्यूचर में भी उनका सपोर्ट मायावती के पार्टी के लिए ही रहेगा? तो उन्होंने कहा कि मरते दम तक वो मायावती का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन 3 सवालों के बाद अगर मैं वहाँ से उठकर आ गया होता तो मेरी कंक्लूजन ये होती कि उनका जो वोट है वो मायावती की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने उनसे चौथा सवाल पूछा कि इस बार भी आप यानी कि मायावती को ही वोट देंगी? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं या मेरे परिवार के लोग भाजपा कमल को वोट दे रहे हैं। जो जर्नलिस्ट्स होते हैं जो दिल्ली से आया करते हैं या जो दूसरे सिटीज़ से आके जो रीजनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश किया करते हैं, वो 1 2 3 सवालों के बाद ये समझ लेते हैं कि किसी का वोट किधर जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। रीजनल पॉलिटिक्स में काफ़ी नुआंसेस होते हैं, काफ़ी सटलिटीज़ होती हैं, काफ़ी महीनता होता है, जिसे आपको पकड़ना होता है, आपको समझना होता है कि कोई किसी को सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन वह टैक्टिकली भी वोट कर सकता है अपने फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए। और अगर किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी को एक समय पर वोट डाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में वो उसी पार्टी को वोट देते रहेगा। इसे हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, जो अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद हर चुनाव में, चुनाव की गंभीरता को देखते हुए और अपनी भविष्य को देखते हुए वो अपनी चॉइसेस बदलते रहते हैं।
इस कहानी से मुझे उस समय में ये समझ में आया कि आप किसी भी कम्युनिटी को एक मोनोलिथिक ग्रुप की तरह देखना बंद कर दें। हर कम्युनिटी की अपनी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उनकी अपनी रीजनिंग हुआ करती हैं और उनके अपने यूनिक रैशनेल हुआ करते हैं वोट डालने के लिए। मैं आपको इस संदर्भ में बात बता रहा हूँ कि जो बिहार की राजनीति है उसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से जर्नलिस्ट्स आया करते हैं वो बड़े मोनोलिथिक वे में देखते हैं। वो ब्लैक एंड वाइट में इस पॉलिटिक्स को देखते हैं। वो देखते हैं आरजेडी वर्सेस बीजेपी या इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए, माई वोट यानी कि मुस्लिम यादव वोट वर्सेस द रेस्ट। ऐसा होता नहीं है। आप जब आकर सड़क पे राजनीति देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही प्रांत में एक ही जगह पे 10 इश्यूज़ हावी हो सकता है और 10 इश्यूज़ जो लोकल इश्यूज़ होते हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता है। बिहार में जो उलट पुलट बाई इलेक्शंस में हुए हैं, जो एनडीए ने 3 सीट्स को फ्लिप करा है, उसके बाद जो आप नेशनल न्यूज़पेपर में एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर ओपिनियन है और वो ओपिनियन इज़ नॉट बैक्ड बाय फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स ने एनडीए की बहुत ही सफल बाई इलेक्शन जीत के बाद लिखा कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को हार्म किया। एविडेंस क्या है ग्राउंड पे? अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को हार्म किया तो आपको एविडेंस देना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रामगढ़ की सीट जो आरजेडी के पास था और जिसे एनडीए ने फ्लिप करा, अगर आप वहाँ पे वोट देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर उभर के आ रहा है। आरजेडी थर्ड पोजीशन पे है, 35,000 वोट। जो भाजपा है वो लगभग 63,000 वोट उसे मिली, 62,000 फ्यू हंड्रेड्स। प्रशांत किशोर जो है वो चौथे नंबर पे हैं, उन्हें कुछ हज़ार वोट मिला, उनका जमानत जब्त हुआ। अगर आप ये कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर ने आरजेडी की वोट तोड़ दी और आरजेडी की वोट शेयर नीचे आ गई, तो आप ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बीएसपी यानी मायावती के कैंडिडेट जो कि यादव समाज से आते थे उन्हें 60,000 वोट मिला। तो बीजेपी और बीएसपी के बीच की जो विक्ट्री मार्जिन है इट इज़ लेस देन 3,000। आपने पहले ही से ये मान रखा है कि यादव जो हैं वो सिर्फ आरजेडी को वोट देंगे और इसके कारण आरजेडी मजबूत रहेगी। अगर एनालिसिस ऐसा है तो फिर आप हमें ये बताएं कि 2005 में एनडीए ने अच्छी मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार कैसे बनाई। अगर मुस्लिम यादव वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर है बिहार में तो 2010 के इलेक्शन में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें कैसे प्राप्त किए। 2010 के इलेक्शन के बाद तो रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और कहा था कि ये वोट रिगिंग हुई है, ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है, नहीं तो एनडीए को 206 सीट आते नहीं। अगर हम ये बात मान भी ले कि मुस्लिम यादव वोट जो है वो इंटैक्ट है आरजेडी के साथ, हम ये तो मान सकते हैं कि जो मुस्लिम है वो बड़ा टैक्टफुली वोट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ आरजेडी को वोट करेगा। वो उस पार्टी को वोट करेगा जिसे जिसे वो समझता है कि वो बीजेपी को हरा सकती है, तो उसका वोट बड़ा टैक्टिकल है और स्ट्रेटेजिक है। यादवों के साथ हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं पैन इंडिया में। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बिहार में कहा जाता है कि यादवों की जनसंख्या है 16-17%, वो डिसाइडिंग फैक्टर है और यादव टिल्ट करते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ और बिहार में आरजेडी की तरफ, क्योंकि जो 1977 के बाद इन प्रदेशों में राजनीतिक चेतना का काम हुआ समाजवादी पार्टी के गठन के बाद और जेपी आंदोलन के बाद, उसके कारण यादव इन प्रांतों में, इन प्रदेशों में इन दो पार्टीज़ की तरफ झुके। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है, वहाँ पे भी यादवों की जनसंख्या बहुत अच्छी है। बुंदेलखंड में तो वो पासा पलट देने की ताकत रखते हैं। अगर बिहार में 17% यादव्स हैं तो मध्य प्रदेश में भी 12 से 13% यादव्स हैं। वहाँ पे आपको समाजवादी पार्टी यादव वोट लेती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? आप ये बात मायावती के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मायावती राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दलित की वोट लेती हैं और अच्छी वोट लेती हैं। जीत ना पाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो दलित
डोमिनेटेड सीट्स हुआ करता है, वहाँ पे मायावती को आप देखेंगे 40,000, 50,000, 80,000 वोट लाते हुए। समाजवादी पार्टी इन यादव डोमिनेटेड सीट्स पे बुंदेलखंड में अच्छी वोट्स भी क्यों नहीं ले आ पाती है। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल एनालिसिस हुई है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो कि दिल्ली में बैठ कर के 2-3 डेटा को देखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और उस निष्कर्ष को पूरी देश मान लिया करती है, वो एनालिसिस गलत है। आप यादव बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या एमपी का हो, आप उसे मोनोलिथिक ग्रुप की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। 2019 के जनरल इलेक्शन की पोस्ट पोल एनालिसिस जो कि CSDS ने करा था, उसमें यह पाया गया कि 40% यादव बिहार में आरजेडी को वोट नहीं किए। इसका मतलब ये है कि देयर हैज़ बीन फ्रैगमेंटेशन इन यादव वोट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत समय से 2005 के बाद से ही यादव वोट फ्रैगमेंट कर रहा है। यादव अब एक मोनोलिथिक ग्रुप की तरह आरजेडी पे फेथ नहीं रिपोज कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम द बिहार इलेक्शन कि अगर आप मान के चल रहे थे कि आरजेडी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी माई फैक्टर के कारण, मुस्लिम यादव फैक्टर के कारण, तो ये एनालिसिस गलत है। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है बिहार को लेके, वो ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 4 सीटों पे लड़ी, 3 सीटों पे इसकी जमानत जब्त हुई, चौथे सीट पे वो उसने अच्छा परफॉर्म किया, 3rd पोजीशन पे रहे, लेकिन उन्हें 40,000 42,000 वोट मिला। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने आरजेडी को थोड़ा धक्का पहुँचाया होगा, लेकिन वी विल हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये एविडेंस नहीं है कि उनको जो वोट मिला कहीं बीजेपी का तो वोट नहीं मिला। आप पूछेंगे वो कैसे? बीजेपी ने अपनी वोट कंसोलिडेट हर सीट्स पर करी है, यानी कि जो हिंदू ओबीसी एससी वोट्स है वो उसे कंसोलिडेट कर रहा है और जो मुस्लिम वोट है वो उसे फ्रैगमेंट कर रहा है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, हमें ये देखने को मिला है कि 15, 17, कहीं कहीं 30 इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। ये डमी कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी खड़ा कर रही है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी की, वो ये है टू फ्रैगमेंट द मुस्लिम वोट, टू कंसोलिडेट हिंदू वोट। तो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना अभी कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी की वोट ली है, ये जल्दबाजी होगी। हो सकता है उन्होंने बीजेपी का वोट लिया, नहीं तो मार्जिन जो होता वो 5,000 वोट से जीते एक सीट पे बिहार में, वो मार्जिन हो सकता है 25 या 30,000 का भी होगा। लेकिन दीज आर प्रिजम्पशंस, हम कोई कंक्लूसिव एविडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि हुआ क्या। कंक्लूसिव एविडेंस के साथ ये कहा जा सकता है कि जो आरजेडी के बारे में बोला जा रहा था कि वो बहुत ही बिहार में मजबूत है अपने जातीय समीकरण को लेके, वो एनालिसिस फ्लॉड है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। 2020 का इलेक्शन असेंबली का हुआ बिहार में, बीजेपी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई और आरजेडी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी विद 76-78 सीट उभर के आई। लोगों ने ये सोच लिया कि आरजेडी बहुत मजबूत है। जो एक फैक्टर लोगों ने मिस किया वो ये था कि अगर बीजेपी जानबूझ करके जेडीयू को हार्म नहीं करती अपनी एलआई एलजेपी चिराग पासवान के थ्रू, और अगर 30 सीटों पे जेडीयू लोजपा के कारण नहीं हारती, तो 2020 का भी इलेक्शन एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा था, जैसे कि उसने 2010 में करा था। आरजेडी की जो राइज हुई है वो 2013 के बाद हुई, जब जेडीयू एनडीए से हटा और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वापस से आए और उन्होंने स्वीप करा। लेकिन अगर जेडीयू एनडीए में रहता है और लोजपा एनडीए में रहता है, तो जो डाइस है इट विल बी लोडेड इन फेवर ऑफ एनडीए, यानी कि पासा एनडीए की तरफ होगा। ये जो कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं कि बिहार में माई वोट बैंक के कारण एनडीए और इंडिया में क्लोज की फाइट होगी, वो ऐसा होगा नहीं। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में आई है इस बाई इलेक्शन में, वो ये है कि सुपरफिशियल लेवल पे तो ये स्टेटस को की वोट है, यानी कि सतही लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत हर राज्य में कोई फेरबदल हुआ नहीं है ज़्यादा। कर्नाटका में कांग्रेस ने बाई इलेक्शन स्वीप करा है, राजस्थान में बाई एंड लार्ज सेम ही रिजल्ट्स रहे, जो लोकसभा में हुए थे वो बाई इलेक्शंस में होल्ड करा।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी असेंबली इलेक्शंस बुरी तरीके से हार गई, लेकिन नांदेड़ की सीट उसने होल्ड करा। केरल में एलडीएफ को 1 और यूडीएफ को 1। यूपी और बिहार के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो चौंकाने वाले रहे या वो एक्सपेक्टेशन से विपरीत रहे। उसकी रीजनल पॉलिटिक्स पे क्या असर है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आगे 2025 में आने वाले इलेक्शन में ये एक खतरे की घंटी है आरजेडी के लिए कि अगर वो सोच रही थी कि उसने अपने बदौलत अपने दम पे वो 78 सीटें 2020 में आई थी, तो वैसा है नहीं। वो उन्हें सीट्स मिला था एनडीए की इन फाइटिंग और बीजेपी की ये सोच कि वो जेडीयू को कम करे। अगर जेडीयू और भाजपा और लोजपा साथ रहेंगे तो आरजेडी के लिए दिक्कत होगा 2025 में 40 से 50 सीट्स भी लाना। उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल्स के रिजल्ट्स हुए, जहाँ पे हमने कई जगहों पे हमने देखा कि न्यूज़ 24 पे जो फुटेजेस आ रहे थे कि कई मुस्लिम्स कह रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस दिखा नहीं। अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, अगर हमें ये हम कॉन्फिडेंटली अगर कह पाएँ कि वोट सप्रेशन नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे भाजपा वोट फ्रैगमेंटेशन में सफल रही है। उसने मुस्लिम्स के वोट तोड़ दिए हैं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ थे वहाँ पे उन्होंने अपने हिंदू कैंडिडेट्स को खड़ा करके सिर्फ पोलराइजेशन नहीं, इट इज़ नॉट ओनली पोलराइजेशन, इट इज़ ऑल्सो वोट फ्रैगमेंटेशन, तो इसमें सफल रही है और ये राजनीति उन्हें फ़ायदा पहुँचाएगी इन द लॉन्गर टर्म। और योगी आदित्यनाथ का अभी इस वक्त 2024 के जनरल इलेक्शन के मुताबिक जो उनका दम है वो वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है। ही इज़ नाउ इन कंट्रोल ऑफ यूपी। जो एक समय लग रहा था कि उनके कंट्रोल से वो बाहर जा रही है, तो एक समय ये भी था जब अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन इस बाई इलेक्शन के बाद तो ये लग रहा है कि उनके ऊपर कोई खतरे की तलवार नहीं लटक रही है। अगर हम बिहार में वापस पलट कर आएँ और ये देखें कि बाई इलेक्शंस के नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा, तो जैसा कि मैंने अब पिछली वीडियोस में भी कहा है कि बीजेपी अब पीछे नहीं हटने वाली है। वो अपनी जो कोर पॉलिसीज़ हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स आइडियोलॉजी, अब उसे वो पुश करने की कोशिश करेगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर वो जो मुस्लिम लैंड्स वक्फ के लिए जो वो बिल लेकर आ रही थी, वो उसे वापस लेकर आती हुई नज़र आएगी। और ये होंगे दिल्ली की इलेक्शन से पहले, यानी फरवरी, यानी 3 महीने से पहले ये हो गया। इन चीज़ों को अगर आप मिला करके देखेंगे, इफ़ यू ज्वाइन द डॉट्स, आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ पर एज ऑपोजिशन को था, यानी इंडिया अलायंस को था, वो एज अब ब्लंट हो चुका है। इन बाई इलेक्शंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो एनडीए है, अगर यही समीकरण रहा, अगर उसमें कोई घटाव या बढ़ाव नहीं हुए, अगर कोई पार्टी उससे बाहर नहीं निकलती है, तो अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट है। 2029 तक कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन अभी इस पर कोई खतरा इस पर मंडराता हुआ नज़र मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। खासकर यूपी और बिहार के बाईपोल्स में जो एक तरह से चमत्कार कहें उसके होने के बाद आरजेडी के पास सिर्फ 7 से 8 महीना है टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। वो मुझे होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि एनडीए हैज़ नाउ पुल्ड फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड इट इज़ नाउ गोइंग टू बी ऑन द ऑफेंसिव। अगले एपिसोड में हम, जब मैंने जैसा कि पहले कहा था कि हम किताब की एनालिसिस लेके आएंगे, इस वीडियो में हम वो किताब की एनालिसिस कर नहीं पाए क्योंकि किताब आया नहीं, इसलिए हम आप तक बाईपोल की एनालिसिस हम आप तक लेके आए थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।